Good morning, friends. Class 9th again, the part 2 in chapter 1. Part 2 of the chapter 1. स्टोरी ऑफ पालमपुर में हम पढ़ रहे थे कि मिक्स क्रॉपिंग किसे बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. व्हेन वी ग्रो मोर देन 2 or more crops in a same field throughout the year. एक साल के अंदर हम अगर एक ही मैदान में 2 या 2 से ज़्यादा फसल को उगाएं, जैसे कल मैंने आपको बताया था मेज हम लगा रहे हैं, सोयाबीन हम लगा रहे हैं, दैट इज ए मिक्स क्रॉपिंग. ऐसे ही गेहूं के खेतों में हम सरसों भी लगा देते हैं, दैट इज ए मिक्स क्रॉपिंग. ऐसे हमने रबी की फसल के बारे में पढ़ा था कि रबी की फसल हम ऑनसेट ऑफ विंटर जब आता है और जब मानसून आता है तब हम खरीफ की फसल लगाते हैं. रबी की फसल में हम वीट, पल्सेस, ग्राम उगाते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट कहता है ये टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन. इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या एक जरूरी है? इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया. जो इरिगेशन इलाका है वहाँ पर हम प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं. कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शंस? यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स. हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि पालमपुर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी के आने से द पीपल आर एबल टू ग्रो मोर देन 2 or more क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड थ्रू आउट द ईयर. अब हम ये देखेंगे, यू हैव सीन दैट वन वे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. हम कैसे, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, हम कैसे एक स्मॉल हेक्टेयर ऑफ लैंड से एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या ऐसी टेक्निक्स हैं? अदर वेज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर द हाईएस्ट यील्ड. यील्ड इज मेजर्ड एट क्रॉप प्रोड्यूस ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड. जो ऊंची पैदावार है, प्रोडक्शन है, मेजर्ड, उसको मेजर किया जाता है क्रॉप प्रोड्यूस गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन. 1960 तक शायद एक ही प्रोडक्शन हो पाता था एक साल के अंदर उस सेम एरिया से. लेकिन 1960 के बाद, आफ्टर द 1960, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, टिल द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल. और उन दौरान 1960s में जो सीड्स हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल सीड हुआ करते. आजकल हाइब्रिड सीड आए हैं, हायर प्रोडक्शंस देती, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को HYV बोलते हैं. HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं आजकल हमारे पास. इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं. ट्रेडिशनली सीड्स नीडेड लेस. और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसको कम इरिगेशन की आवश्यकताएं होती थी. आजकल जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, उनको ज़्यादा इरिगेशन और ज़्यादा केयरिंग कह सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है. जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडिशनल सीड हैं उसमें वो क्या करते हैं, काउ डंग यानी कि गाय की खाद का इस्तेमाल करते हैं. एंड अदर नेचुरल मैनर्स जैसे कि फर्टिलाइजर. ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स. ये सभी चीज़ें अवेलेबल थी फार्मर हु डू नॉट हैव टू बाय देम. लेकिन ऑल दीज वर रैपिडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट, जो इसे खरीद नहीं पाते. ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 में, इंट्रोड्यूस किया गया भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशंस को. द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेटेड ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बेटा 1960 में, वो इंट्रोड्यूस किया गया. MS स्वामीनाथन को फादर माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का. ही वॉज द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे. वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में लाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, MS स्वामीनाथन को. और पूरे वर्ल्ड लेवल में नॉर्मन बोरलॉग को क्रेडिट जाता है. वो मैक्सिको के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था वर्ल्ड में. इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत फार्मर्स कल्टिवेटेड करते हैं वीट एंड राइस को यूजिंग
हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसमें क्या करते हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड। ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले में जैसा मैंने आपको बताया ना, ट्रेडिशनल सीड्स में ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, मैन्योर का यूज करते हैं वो, उसमें फैमिली के मेंबर्स उसको इन्वॉल्व रहते हैं उस एग्रीकल्चर्स में। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। सीड कंपेयर द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस। HYV सीड्स ये दावा करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्शंस देंगे। ट्रेडिशनल सीड्स लेस इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है, लेस प्रोडक्शंस होता है, उसमें मैन्योर का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज किया जाता है उसमें। वहीं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होती हैं वो वीट और राइस के क्रॉप्स में ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें इसमें ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रीन। इसमें अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हमने मॉडर्न हाइब्रिड सीडों को यूज किया और उसमें हमने इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई तो डेफिनेटली हाई ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शंस का तो पॉसिबिलिटी दिखती है। मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रीन और सिंगल प्लांट्स, एक सिंगल प्लांट से ही हायर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल है। As a result, the same piece of land would now produce for large quantity of food grain than be possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water. हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। यील्डिंग वैराइटीज में ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर भी हमें चाहिए। आप इसमें पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। अगर मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स करनी है यहाँ पर, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें चाहिए जिससे कि अच्छी ग्रोथ, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा। अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हमें सबसे पहली जो हमें शर्त पूरी करनी पड़ेगी वो है बेटा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए। हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए जो फैक्ट्रीज में यूज तैयार किया जाता है। अगर हमें उनको बचाना है बीमारियों से, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। डैम्स की मदद से इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए। प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो इरिगेशन हमें करना पड़ेगा कैनाल्स की मदद से। डैम्स के पानी को हम कैनाल्स के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी के पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ पंप सेट करने से, पंप सेट लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और डैम्स लगा रहे हैं तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और डैम से ही हम पंप के द्वारा, कैनाल्स के मदद से, यहाँ पंपिंग के द्वारा हम पानी की मदद से इरिगेशन कर सकते हैं। और फार्मिंग मशीनरी, न्यू मशीनरी, जैसे नई नई मशीनें हैं, हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें आती हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी वो शायद अब रिटायर हो चुकी है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम देखें इसमें जो पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, पेस्टिसाइड्स भी हम यूज करते हैं इसमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल, हायर यील्ड यानी उच्च जो पैदावार है वो पॉसिबल है ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन। ऐसा तब हो सकता है अगर हमें इफ वी एक्सपेक्ट मोर प्रोडक्शंस फ्रॉम एनी एरिया देन फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के अलावा हमारे पास अगर बेटर प्रोडक्शन हमें चाहिए तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। ओनली वन कॉम्बिनेशन हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आप लिख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट्स। दो दिस प्रोग्राम the government introduced the new way of the productions with the help of high yielding variety seeds, irrigations,
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है प्रोडक्शन हाई यील्डिंग वैरायटी से तो हमें इरिगेशंस और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। फार्मर ऑफ पंजाब, अगर हम पंजाब के किसानों को देखें, इफ वी सी द फार्मर ऑफ पंजाब, तो हम ये देखते हैं वे द फर्स्ट टू ट्राई। फार्मर जो पंजाब के थे या हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो सबसे पहले थे इंडिया में जिन्होंने फार्मिंग मेथड्स स्टार्ट की थी, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। फार्मर्स इन दिस रीजन, इस रीजन में जो किसान होते हैं, सेट अप ट्यूबवेल, उन्होंने ट्यूबवेल भी इस्तेमाल किए हैं इरीगेशन के लिए। एंड मेड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रयोग की है। केमिकल फर्टिलाइजर वो यूज करते हैं एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैक्टर भी इस्तेमाल करते हैं और थ्रेसर भी, विच मेड प्लॉटिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। ट्रैक्टर इस्तेमाल करने से, थ्रेसर इस्तेमाल करने से हार्वेस्टिंग जल्दी हो सकती है, जल्दी जल्दी हम फसल को काट सकते हैं या जल्दी हम फसल को फसल बोने के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड, इसका हमें 21 रुपये इनाम मिलता है हायर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन के रूप में। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशंस को अपना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ग्रीन रिवॉल्यूशंस को अपनाने के लिए इन तरीकों को, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। इन पालमपुर में हमने देखा द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन, जो पैदावार यील्ड वीट ग्रोन का यील्ड है, ट्रेडिशनल वैरायटी वाज 1300 kg फॉर हेक्टेयर था। विद द एच हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स में यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर, 3200 kg पर हेक्टेयर हुआ। उसके बाद हाइल्डिंग वैरायटी इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली एक बूम यानी कि उछाल आ गया एग्रीकल्चर्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से इंडिया में। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, और इस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हुआ वीट का। फार्मर नाउ हैड ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट, अब किसानों के पास, अब पहले तो किसान लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी या ऐसी हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अब फार्मर्स क्या करने लगे, उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा वीट का, फार्मर के इतना अमाउंट होने लगा कि वो जो सरप्लस वीट था, पहले तो सरप्लस ही नहीं होता था, अपने फैमिली के कंज्यूम के लिए ही प्रोडक्ट कर पाते थे क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। वन सेकेंड, उनके पास हाइल्डिंग वैरायटी सी, जो मॉडर्न एक साइंटिफिक खेती हम कह सकते हैं, एक मॉडर्न फार्मिंग कह सकते हैं, वो करने के लिए उनके पास तरीके नहीं थे। और बेसिकली फार्मर हमारे इंडिया के जो होते हैं ना बेटा, वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर्स करने के नए नए तरीकों का ज्ञान नहीं होता है। दे हैव नॉट अ नॉलेज अबाउट द न्यू वे ऑफ प्रोडक्शंस। अब वो फालतू जो गेहूं था उनके पास वो बाजार में बेचने लगे। अब देखिए क्या कहता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट इन मोर कैश देन बिफोर। वाई, अब मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए जहाँ प्रोडक्शंस तो बढ़ा, जहाँ वो सरप्लस वीट को बाजार में बेचने के लिए कैपेबल, तो ये अपने फैमिली को कंज्यूम करने के साथ साथ अब वो सरप्लस वीट को बाजार में बेच पा रही थी। अर्ली स्टेज में वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब साइंटिफिक जो खेती कर रहे थे उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा के भी, कैश रखने की भी ज़रूरत थी। अब उन्हें ज़रूरत ज़्यादा कैश रखने की क्यों थी? विल द लैंड सस्टेन, कह रहे हैं लैंड बीइंग अ नेचुरल, क्योंकि जगह क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, जो पंपिंग मशीन्स हैं, वाटर को जो पंप करते हैं इरिगेशन के लिए, वो काफ़ी क्या आते हैं, हमको बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। आइदर गवर्नमेंट भी देती है, सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड कराती है, तो बेसिकली वो महंगे बाज़ार में अवेलेबल है। इसी कारण से किसानों को अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने पास एक सफिशिएंट अमाउंट रखना भी ज़रूरी था। प्रोडक्शंस बढ़ रहा था, उनके पास पैसा तो आ रहा था। अब विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड को सस्टेन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, एक लैंड को अगर हम
नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में देखें, नेचुरल रिसोर्स में इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है टू बी ए वेरी केयरफुल इन द यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो एक इंडिकेट करती हैं दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग में हमने इरीगेशंस की हेल्प ली, मॉडर्न पेस्टिसाइड्स लिए, ट्रैक्टर यूज की, बड़ी अदर मशीनें भी ली जो हार्वेस्टिंग करती हैं, सोइंग करने के लिए काम आती हैं। लेकिन ऐसा करने से जहाँ एक फार्मर्स को लार्ज अमाउंट अपने पास कैश के रूप में इधर बैंक से लोन लेना पड़ता है, उसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। जैसे अगर हम मॉडर्न पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, तो हमने ये देखा इसमें कि ओवर यूज करने से इन चीज़ों का जो ज़मीन की फर्टिलिटी है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरा, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तीसरा, प्रोडक्शंस तो बढ़ा रहा है लेकिन जो फूड में, जो क्रॉस में न्यूट्रिशियंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो टमाटरों में पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं, विटामिन सी जो हमें मिल रहा है, उन पोषक तत्वों की उसमें कमी हो जाती है, यानी न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही। हम आज बहुत सारे हाइब्रिड चावलों को यूज करते हैं, गेहूँ इस्तेमाल करते हैं, या बाजार से दालों को यूज करते हैं, यानी पॉलिश किया जाता है, इनमें आज केमिकल्स यूज किए हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस ना होने से हम लोगों में ग्रोथ वैसी नहीं हो पाती थी जैसा कि अर्ली पीरियड में होता था। आज आप देख रहे हैं ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, इरिगेशंस पे हम लोग डिपेंड हैं, मॉनसून यहाँ पर फिक्स नहीं है। इन मैनी एरियाज में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद द लॉस ऑफ सॉइल। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हुआ है लेकिन उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी है बेटा। अब हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है? हम लोगों ने जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको हमने खोया है ड्यू टू इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल। लगातार इफ़ वी आर यूजिंग कंटिन्यूसली द केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल, और इससे एक तरफ तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते जा रहे हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इससे फर्टिलिटी भी कम हो रही है लैंड की। दूसरा, न्यूट्रिशंस भी, पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो पौधों को ही नहीं मिल पा रहे हैं, फिर हमें भी कहाँ से मिलेंगे? अगर हम लगातार इरिगेशंस के लिए अंडरग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं तो इससे जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि वाटर, रेन वाटर आजकल बहुत कम हो रहा है, पेड़ तेजी से करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, एफॉरेस्टेशन तो ना के बराबर ही दिखता है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं, इन्वायरमेंटल संसाधन जैसे कि सॉइल, मिट्टी है, फर्टिलिटी है, और ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। वन डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं ज़मीन की फर्टिलिटी चलो डिस्ट्रॉय हो गई, या इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस हो गया, या जो हम केमिकल इस्तेमाल करें पौधे में वो बह के नदी नालों से समुद्र में जा रहा है, वहाँ पर टॉक्सिक कर रहा है पानी को, और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो नदियों में रहने वाले जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उन पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। वी मस्ट टेक अ केयर ऑफ इन्वायरमेंट। हमको ग्रीन रिवॉल्यूशंस को यूज करने के साथ साथ हमको अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस ना हो और हम अच्छी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकें और कई सारी बीमारियों से भी बचा सकें। इसके साथ साथ कि फ्यूचर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का ज़रूरी है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को भी बचाना है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, जो केमिकल फर्टिलाइज़र बेटा हम फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम उनमें यूज करते हैं ताकि उनमें कोई बीमारियां ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगें, प्रोडक्शंस बढ़े। ये मिनरल्स जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो प्रोवाइड मिनरल्स कहते हैं विद जो पानी में घुले रहते हैं, विद डिजॉल्व इन वाटर आर इमीडिएटली अवेलेबल, जो इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, जो पानी में घुले होते हैं, एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, और इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन, किसमें रिटेन नहीं होते हैं? सॉइल, मिट्टी में बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, या घुलते हैं
तो उनको क्या कहते हैं, उनकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। दे में escape फ्रॉम द सॉइल, वो escape हो जाते हैं वहाँ से, ज़मीन में ना घुलने के कारण, पौधों में ना यूटिलाइज होने के कारण बरसात में वो escape हो जाते हैं, बहते हैं पानी में और अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, या नदी नालों नदियों के द्वारा या बहने से वो नदियों में या सागरों में मिल जाते हैं, जिससे कि पानी का जो पानी है काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है या रिवर या लेक तालाबों में या झीलों में या नदियों में मिल जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया, और केमिकल फर्टिलाइजर हम मानते हैं कि बैक्टीरिया को किल करता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी मार देता है। इफ़ वी आर यूजिंग गुड pesticide or insecticides and other chemicals in the plant for the better growth of the crops, then although we get the better growth of the productions of the crops, but that chemicals may pollute the environment, रिड्यूस द न्यूट्रिशंस इन क्रॉप्स, न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनमें, और अंडरग्राउंड वाटर में कभी कभी मिल जाते हैं क्योंकि आसानी से डिजॉल्व नहीं होते ना प्लांट्स में ना सॉइल में, तो अंडरग्राउंड वाटर में या नदियों में या झीलों को वो क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, और पानी, नदियों का पानी या अंडरग्राउंड वाटर का पानी जहरीला हो जाता है। This means sometime after their use the soil will be less fertile. कुछ समय के बाद अगर हमने केमिकल्स यूज किए हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि जितनी पहले थी उतनी नहीं रहती, उससे कम हो जाती। कह रहा है लेस फर्टिलाइज देन एवर बिफोर। एक डेली का सोर्सेज जो है डाउन टू अर्थ एक मैगजीन होती है, इस वहाँ से ये पब्लिश हुआ है, उस जगह से। द कंजप्शन ऑफ केमिकल जो हम कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन हम करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का पंजाब में ज़्यादा मतलब, क्योंकि हमने पंजाब में, आपको बता दूं पंजाब के लोगों की जो इनकम है किसानों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बेटर ग्रोथ होती है, तो वो अर्निंग करते हैं, और जो वीट या राइस उगाते हैं, सरप्लस वीट और राइस को वो बेच देते हैं, जिससे उनकी अर्निंग होती है, और उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी पैसा रहता है। पंजाब में IAS इन कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज करने वाला स्टेट है, कह रहा है पंजाब में। कंटिन्यूस यूज करने से केमिकल फर्टिलाइजर्स को है लेड टू डिग्रेडेशन, इससे जो सॉइल की हेल्थ है यानी इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल की हेल्थ पर, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जो सॉइल में पोषक तत्व हैं जो पौधों को भी मिलते हैं शायद ज़मीन से, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये शायद धीरे 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 रिड्यूस होने लग जाता है। पंजाब फार्मर्स को अब फोर्स किया जा रहा है कि वो मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करें, क्यों, एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शंस लेवल। सेम प्रोडक्शन लेवल को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं खेतों में। दिस मीन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इस कारण से जो कल्टीवेशन का कोर्स है, कॉस्ट है, वो तेजी से क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब ये वाला जो जानकारी हमें मिली है, कहाँ से मिली है, सोर्स कहाँ से है, ट्रिब्यून करके एक मैगजीन से है चंडीगढ़ में, वहाँ से हमें ये पता चला है। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लैंड फार्मर्स, आखिर पालमपुर गांव में कैसे एक लैंड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, तुम्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि फार्मिंग करने के लिए एक लैंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ लैंड इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ एनी क्रॉप्स। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नॉट ऑल द पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो इंगेज नहीं है, यानी कि जो इन्वॉल्व नहीं है एग्रीकल्चर फार्मिंग में, हैव सफिशिएंट लैंड। लेकिन ये काफ़ी बैड लक कहेंगे हमारे देश के लिए, जहाँ पर 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का, हमारे पास कई सारा जो लैंड है,
वो आइडिल पड़ा हुआ है, आइडिल कहते हैं वेस्ट पड़ा हुआ है, विदाउट यूज, उसको यूज हुआ नहीं है, यूजलेस है वो। बहुत सारे किसानों के पास आज ज़मीन है कहता है, इसके बावजूद भी वो यूजलेस है, कल्टीवेशन नहीं करते हैं, प्रोडक्शंस नहीं करते हैं, वो कहता है। पालमपुर में भी अबाउट 1/3 जो 450 का परिवार था, हमको याद है, उनमें से जो 1/3 हैं वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि उनके पास तो ज़मीन है नहीं, और शायद जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो फार्मिंग नहीं करते होंगे, वो शायद वो लेबर को हायर करते होंगे। 150 फैमिली जो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से 150 जो 1/3 जो लोगों के पास है वो तो क्या है, लैंडलेस है, यानी कि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। दैट इज 150 फैमिली जो है, मोस्ट ऑफ डैम जो क्या है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्या है, इसमें दलित्स हैं, जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। द दलित पीपल्स नॉट हैव any land for the productions, and many people who are very rich, who live in a पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, 80% लोगों के पास वहाँ पर लैंड है, लेकिन वो शायद खेती नहीं करते हैं, वो वैसे ही छोड़िए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज जो हैं, बाकी बचा हुआ परिवार, जो लैंड रिमेनिंग जो लैंड है वहाँ पर, रिमेनिंग फैमिलीज, अच्छा बचे हुए जो परिवार हैं जिनके पास लैंड है, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में फैमिली में कल्टिवेट करती हैं वो जो 2 हेक्टेयर से भी कम है साइज में। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स, इस तरह से जो कल्टिवेशन है इन प्लॉट्स का, डज नॉट ब्रिंग इन, प्लॉट कहते हैं कोई हिस्सा, कोई खेत के को हम प्लॉट बोल सकते हैं, किसी खेत में जो कल्टीवेशन किया है उन्होंने, उससे जो प्रोडक्शंस हैं वो एडुकेट इनकम नहीं दे पाता है किसानों को। इट मीन्स फार्मर आर अनएबल टू अचीव द सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम द लैंड, नहीं कर पाते हैं वो, इनकम रेज नहीं कर पाते। 1960s की अगर हम बात करें बेटा, गोविंद वॉज ए फार्मर, गोविंद एक किसान था, विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली, जिसमें 2.25 हेक्टेयर जो था लार्जली अनइरिगेटेड लैंड था। यही तो हमारे इंडिया की एक डेस्टिनी कह सकते हैं कि जहाँ पर इंडिया में बहुत सारे एरियाज में एक जो बहुत सारा पार्ट लैंड हमारे पास है, बहुत सारे एरिया ऐसे जहाँ पर हम इरिगेशन नहीं कर पाते हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है हमारे पास, मॉनसून पे हम डिपेंड है इंडिया, इसलिए इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो सफिशिएंट प्रोडक्शंस नहीं दे पाता है किसानों को। यहाँ किसान इसको एक जुआ बोलते हैं, एक गैम्बलिंग हम जिसे बोल सकते हैं, जो सिक्योर नहीं है, जिसमें यानी कि कभी बीमारियां लग जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उन्हें लोन लेना पड़ जाता है किसानों को। यहाँ पर किसान एजुकेटेड नहीं है इंडिया में, यहाँ के खेत इस तरीके के नहीं है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। कंटूर फार्मिंग आप देखते हैं पहाड़ों में यहाँ पे। 1960 में गोविंद एक किसान जो था, कह रहा है इसने 2.25 हेक्टेयर में अनइरिगेटेड लैंड में क्या किया था, अनइरिगेटेड लैंड था जिसमें वो सिंचाई नहीं कर पाता था। विद द हेल्प ऑफ 3 सन, उसके गोविंद के बाद 3 बेटे थे उसके, चाहे 3 बेटे उसकी मदद करते थे खेती में। गोविंद ने कल्टिवेटेड किया उस लैंड को जहाँ वो इरिगेशन नहीं कर पा रहा था। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, तो हालांकि वो कंफर्टेबली नहीं रहते थे। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo. उनके परिवार को जो 3 बेटों थे उसके, चौथा वो खुद थे गोविंद, 4 शायद उनकी एक वाइफ भी होगी, 5 लोग मैं अभी अपने अनुमान से कह सकता हूँ। फीड इटसेल्फ विथ अ लिटिल बिट, वो क्या उनके परिवार में उनके एक इनकम का जरिया क्या थी, एक भैंस थी, लिटिल एक्स्ट्रा इनकम जो उनको परिवार में दिला पाती थी, बफेलो थी। दैट फैमिली प्रोसीडेड, जिसे फैमिली प्रोसीड करती थी, वो सम ईयर आफ्टर, गोविंद की डेथ के बाद, कुछ समय के बाद गोविंद की डेथ हो गई। दिस लैंड वाज डिवाइडेड, और उसका जो लैंड था यानी 2.25 हेक्टेयर का जो खेत था, जिसमें तीनों बेटों की मदद से शायद वो खेती करता होगा, और वो भी कम था। और कुछ समय के बाद गोविंद की जब डेथ हो गई तो क्या हुआ बेटा, तो उनके 3 बेटों ने उस जमीन का हिस्सा कर दिया।
3 बेटों में बट गया वो हिस्सा। ईच नाउ हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन इट 0.75 हेक्टेयर आया उनके हिस्से में। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन, इसके बावजूद इरिगेशन इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाई। गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक लिविंग। अब गोविंद के जो बेटे थे आर नॉट एबल, उतने समर्थ नहीं थे टू मेक लिविंग फ्रॉम दियर लैंड, वो अपनी जीविका शायद चला पाते मेक ए लिविंग फ्रॉम दियर लैंड से। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क, और उनके लिए उन्हें साल भर एक एडिशनल वर्क क्या करना था, ढूंढना था। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। हम बहुत सारे फील्ड ऐसे देख सकते हैं, बहुत सारा जगहों पर हम बहुत सारे फैमिलीज में हम उनके पास बहुत सारा लैंड देख सकते हैं, स्मॉल प्लॉट हैं जहाँ परिवार के पास। अराउंड द विलेज इन पिक्चर्स दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्म। ये सभी जो लैंड हैं स्मॉल फैमिलीज हैं, इधर उनके पास लार्ज लैंड भी है, वो कल्टीवेट करते हैं स्मॉल एरिया में। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेजेस कवर। दूसरे शब्दों में मोर देन हाफ से ज़्यादा एरिया में बहुत सारे विलेज में जो प्लॉट हैं वो इतने बड़े हैं और वो कुछ लोगों के ही हाथों में, यानी रिच जो जमींदार वर्ग हैं गांव में उनके पास हैं वो खेत। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज, यानी कि बहुत लोगों के पास लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड है और कुछ लोगों के पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड में भी वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स ऑफ द मोर, कहता है ये पिक्चर्स हमें दिखाई गई है। इसमें इस पिक्चर्स में वी आर वाचिंग द वर्क ऑन द फील्ड। इसमें हम किसानों को देख रहे हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और फसल काट भी रही हैं शायद महिलाएं। दूसरे पिक्चर्स में हम देख रहे हैं ब्लॉक कार्ड्स की मदद से खेतों को तैयार किया जा रहा है। तीसरे में हम देखते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं। चौथे में फिर वो बीजों को छिड़क रहा है, बैलों के द्वारा जुताई हो रही है, ट्रैक्टर्स के द्वारा इसमें किया जा रहा है। वर्क ऑन फील्ड वीट क्रॉप प्लॉटिंग बाय ब्लॉक। देखो जो वीट क्रॉप्स में कह रहा है दिखा रहे हैं, वो जो प्लॉटिंग है जुताई की जा रही है वो ब्लॉक्स यानी बैलों के द्वारा किया जा रहा है, यानी ओल्ड टेक्निक अपनाई जा रही है। बेसिकली बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ट्रैक्टर्स की मदद से खेतों को प्लॉटिंग किया जाता है, जिससे कि जल्दी भी हो जाता है और हम खेती भी आसान भी रहते हैं, आसान भी कंफर्टेबल भी रहता है और जल्दी भी हो जाता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। सोइंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग कर रहे हैं। सोइंग मतलब खेतों में बीजों को बोना, सोइंग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड का। कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, इस पिक्चर में हमें एक ट्रेडिशनल मेथड दिख रहा है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है प्रोडक्शन की, इरीगेशन मेथड शायद अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड्स एंड कटिंग ऑफ ग्रो, और मॉडर्न मेथड्स भी दिख रही है इसमें कि मॉडर्न मेथड्स की मदद से हम कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। इन द पिक्चर्स 1.5 में हम ये डिस्कस वाला हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब ये मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए आखिर हमें लेबर कहाँ से अवेलेबल होंगे। आफ्टर लैंड, जमीन के बाद लेबर, हमने पढ़ा था कल 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पढ़े थे बेटा, जिसमें नंबर 1 था लैंड जो फिक्स्ड है, जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी इसी में अवेलेबल हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर हैं। लैंड जो ज़रूरी है, बिल्डिंग्स भी हम बना रहे हैं, कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, वो लैंड पर ही करेंगे हम। दूसरा था हमारा लेबर, हमें ज़रूरी चाहिए, और लेबर भी ट्रेंड लेबर, क्योंकि किसी किसी काम को करने के लिए ट्रेंड लेबरों की ज़रूरत होती है, लेबर भी हमने पढ़ दिया। तीसरा हम पढ़ेंगे फिजिकल, यानी कि कैपिटल, फिजिकल कैपिटल ज़रूरी है। चौथा नॉलेज और इंटरप्रेनर ज़रूरी है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं बेटा लैंड के बाद लेबर हमें कैसे अवेलेबल होंगे। ट्रेंड लेबर, स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, हालांकि अनट्रेंड भी हमें कहीं पर चाहिए होते हैं, जो अनट्रेंड होते हैं लेबर का काम करते हैं। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील, फार्मिंग के लिए हमें बहुत सारे हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान हैं, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज के साथ कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, वो अपने परिवार के साथ ओन फील्ड को कल्टिवेट करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर, दे प्रोवाइड द
लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग डेमसेल्फ, वो क्या करते हैं, लेबर दे प्रोवाइड, फार्मिंग करने के लिए खुद ही रिक्वायर्ड लेबर की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रदान करते हैं लेबरों को। मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जो मीडियम है, मध्यम वर्ग और बड़े किसान, वो फार्म लेबर हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने। अब भाई जो रिच है या जो मीडियम कैटेगरी के फार्मर्स हैं जिनके पास कैपिटल पूंजी है, तो जिनके पास कैपिटल है या लार्ज एरिया में आप खुद ही तो कर नहीं सकते, वहाँ वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लैंडलेस लेबरों को हायर करते हैं अपने खेतों में। ऐसे बहुत सारे मिडिल और लोअर फार्मर्स जो लैंडलेस हैं वो तो दूसरे के खेतों में एज ए बॉन्डेड लेबर भी काम करते हुए देखे जाते हैं। अब हम देखें फार्म जो लेबर्स हैं कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, जो फार्म लेबर्स हैं वो किन परिवार से आते हैं, जिनके पास अपने कोई खेती नहीं है, और फैमिलीज कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर डू नॉट हैव राइट। और फार्म लेबर के बाद जो फार्म लेबर होते हैं जो दूसरों की खेतों में फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके बदले में उनको रिच पर्सन से पैसा मिलता है, उनका कोई राइट जमीन पर नहीं होता है। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, वो क्रॉप्स ग्रोन नहीं करते हैं लैंड पर, वो काम करते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, वो पेड वेजेस होते हैं, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उनको उनका पे किया जाता है पर मंथ या पर वीक भी कह सकते हैं, पर डे के हिसाब से किया जाता है, या कुछ लोग पर मंथली भी काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन केस कैश, जो उनको वेजेस दिया जाता है वो आइदर कैश दिया जाता है और इन काइंड। एग्जाम्पल क्रॉप्स, या उनको कोई फसल का कुछ हिस्सा दिया जाता है। समटाइम लेबर गेट मील्स, कभी कभी तो लेबरों को भोजन भी मिलता है। वेजेस वेरी, जो वेजेस होता है वो वेरी होता है, यानी अलग अलग होता है रीजन के हिसाब से, किसी रीजन में अलग मिलता है। अगर वो होते ऐसा इलाका है पहाड़ी वाला जहाँ पर जाने में परेशानी है, तो वहाँ लेबरों को ज़्यादा वेजेस मिलेगा, दूर है पहाड़ी में। अगर नज़दीक है सड़क के तो उन्हें कम मिलेगा। There is also wide variation in duration of employment. वाइड वेरिएशन, विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं जो उनको इन फील्ड में एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलता है, उनका जो ड्यूरेशन होता है लैंडलेस लेबरों का, वो उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, बहुत सारे लेबर हैं वो डेली बेसिस में काम करते हैं, यानी कि उनको रोज का मिलता है, दिहाड़ी मजदूर। पर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज जो करते हैं, हार्वेस्टिंग है फसल को काटना, और फॉर होल ईयर के लिए भी इंगेज किए जाते हैं वो। इसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल लें दला के बारे में, अगर हम बात करें, जो दला नाम की एक लेडी है जो फार्म लेबर में काम करती है, वो वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर में काम करती है। दिस मीन ही मस्ट रेगुलर, वो एक रेगुलरली वर्क देख रही है, लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस जो फार्म लेबर की है गवर्नमेंट के द्वारा 115 तय की गई है। गवर्नमेंट ने हर डेली वेजेस वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस, यानी कम से कम उसे 115 तो मिलेगा, 115 से नीचे नहीं मिलेगा। अप्रैल 2011 की बात है, गवर्नमेंट ने फिक्स की थी पर डे के हिसाब से। लेकिन डला नाम की एक लेडी है जो काम कर रही है डेली वेजेस पर, उसको स्ट्रेंज नहीं लगता क्या आपको, 80 रुपये मिलता है केवल। देयर इज हैवी कंपटीशन। अब कारण क्या है उसे 80 मिलता है, क्योंकि दला के जैसी बहुत सारी अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर बहुत होती होंगी इस पालमपुर गांव में, जो शायद 80 से भी कम में काम करने को राजी होती होंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने 115 तय किया, लेकिन गवर्नमेंट के 115 डेली वेजेस तय करने के बावजूद भी वहाँ पर किसानों को उतना नहीं मिलता है। कारण शायद अनट्रेंड होना, अनएजुकेटेड होना, शायद दला को ये पता ना हो कि गवर्नमेंट ने कितनी वेजेस फिक्स की है पर डे के लेबरों के लिए। अमंग द फार्मर्स लेबर इन पालमपुर पीपल एग्री टू वर्क फॉर, जो पालमपुर गांव में किसान हैं वो शायद कितने भी मिनिमम वेजेस में, 115 तो छोड़िए आप, कितने भी मिनिमम वेजेस में काम करने को तैयार हो जाते हैं, वह लोअर वेजेस। दला कंप्लेन अबाउट इस सिचुएशन टू रामकली, दला ने
इस स्थिति की शिकायत रामकली से की। हु इज अनदर फार्मर, जो एक अनदर फार्मर है उसी पालमपुर गांव में। बोथ दला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट, और इस तरह से दला रामकली गांव में सबसे गरीब किसानों में गिने जाते हैं। अगर हम डिस्कस करें वाई आर फार्म लेबर दला रामकली जैसे लोग पुअर क्यों है, पुअर का कारण आप बता सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किया है, इन गरीब किसानों को बहुत ही कम वेजेस दिया जाता है, इनका एक्सप्लोटेशन होता है, जिसके कारण वो अपने फैमिली को सरवाइव नहीं कर पाते, इस कारण से वो गरीब है। अगर हम देखें गोसाईपुर और मझौली, जो दो गांव है नॉर्थ बिहार के, गोसाईपुर और मझौली, आउट ऑफ द टोटल 850 परिवारों में से उस गांव में देर आर 250 मैन है वो आर एम्प्लॉयड, जो पंजाब और हरियाणा में जाके काम करते हैं, इनके हस्बैंड यहाँ दिल्ली में। मुंबई, सूरत गुजरात में है, एंड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, और नागपुर महाराष्ट्र में है। सच माइग्रेशन, जो ये माइग्रेशन हुआ है लेबरों का, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेटों में जाते हैं, वो बहुत ही कॉमन है, कह रहा है बहुत सारे गांव में पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया में। वाई डू पीपल माइग्रेट, अभी कोरोना में आपने देखा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों माइग्रेशन से जो दूर स्टेटों में, दिल्ली में या अदर पंजाब में, गुजरात में गए थे, क्यों जाते हैं वो, यह आपका होमवर्क रहेगा कि लोग आखिर दूसरी जगह में, स्टेटों में काम की तलाश में जाते हैं, ये तो आपको पता है। वो अनस्किल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, ये भी आप जानते हैं। बिहार के जो लोग आते हैं और वहाँ पर उन्हें शायद उतना मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, ये भी एक कारण होता है। उनके एरियाज में उनको वर्क अवेलेबल नहीं होता है लेबरों को, ये भी एक कारण हो सकता है। वाई डू पीपल माइग्रेट का आंसर आप लिख सकते हैं बेटा कॉपी में। क्या हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो वर्क माइग्रेशन करते हैं गोसाईपुर और मजली से, माइट डू ऑल द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो उनका लक्ष्य होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, क्या वर्क की क्या दशाएं रहेंगी या उनको क्या मिलेगा उन्हें। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब जब हम फार्मिंग करते हैं जो कैपिटल्स हमें रिक्वायर होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशंस तो हम कर सकते हैं ग्रोथ करने के लिए फार्मिंग की, पर क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर सकते हैं, जो फर्टिलाइजर, जो क्या खाद आती है, जो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। सभी लोग ग्रीन रिवॉल्यूशंस का यूज नहीं कर पाते हैं। कैपिटल नीडेड जो हमें फार्मिंग के लिए ज़रूरी है, ऑलरेडी हमने ये देखा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, तो फार्मर नाउ नीड मोर मनी। अब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए पहले की अपेक्षा। मोस्ट स्मॉल फार्मर जो हैं हैव टू बोरो, उनको जो कैपिटल है कहाँ से बोरो करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, दूसरे से उधार लेना पड़ता है। अदर बैंक से लेने में तो उनको कोलेट्रॉल यानी अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, और अगर वो लोन न चुका पाएँ तो शायद कैप्चर हो जाती है उनकी प्रॉपर्टी। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, इसीलिए वो बड़े किसान, गांव में ही बड़े किसानों से या जमींदारों से लेना पसंद करते हैं। विलेज या मनी लेंडर या साहूकार से, जो साहूकार होता है गांव में, या जमींदार होता है या धनिक किसान जो होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है गांव में, बड़ा उनको जमींदार बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, अब तो बहुत कम रह गए हैं ऐसे लोग। मनी लेंडर से या ट्रेडर या व्यापारियों से वो पैसे लेते हैं किसान लोग खेती करने के लिए। वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो वेरियस इनपुट्स लगाते हैं कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बेटा, लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, कह रहा है वेरी हाई। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस, काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए लोन लेते हैं बेटा। जब प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है कि वो सरप्लस क्रॉप्स नहीं हो पाती हैं, कई फसलों को कीड़ा खा जाता है, या कभी बीमारी लग जाती है उनको, या प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो वो लोन की जाल में फंस जाते हैं। जो किसान लोग गांव में मनी लेंडर्स से
लैंडलॉर्ड से या रिच फार्मर से लोन लेते हैं कल्टीवेशन करने के लिए मॉडर्न इनपुट्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बेटर प्रोडक्शंस होगा, बेटर इनपुट्स होंगे तो ज़्यादा ग्रोथ बनेगी तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट होगा और वो लोन तो चुका ही देंगे। और लोन न चुका पाने के कारण वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे। कल हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। वट एवर वी स्टडी टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।